Hello everyone. In this video we will be learning about history of thermodynamics. जो आप थर्मोडायनेमिक्स जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में ये समझना ज़रूरी है कि जो किताब हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं कोर्स करिकुलम में, क्या वो एक बार किया गया? उसके डेवलपमेंट में कई सौ साल लगे। उन्हीं के डेवलपमेंट के बारे में कुछ आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहला उल्लेख आता है हिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड वो आता है 1650 का, जहाँ पे एक साइंटिस्ट थे ऑटो वैन ग्यूरिक। ये साइंटिस्ट भी थे, पॉलिटिशियन भी थे। देख रहे हैं आप कितना वेरिएशन है इनके कैरियर में। साइंटिस्ट भी थे और एक पॉलिटिशियन भी थे। उस वक्त के पॉलिटिशियंस को देखिए और आज के पॉलिटिशियंस को देखिए। चलिए फिलहाल वो डिस्कशन पे नहीं जाएंगे। तो ऑटो वैन ग्यूरिक ये बहुत फैसिनेटेड थे, एक साइंटिस्ट थे इनसे पहले जिनका नाम था एरिस्टोटल, तो उससे बहुत ज़्यादा ये फैसिनेटेड थे। एरिस्टोटल की एक थ्योरी थी कि कहीं पे भी यूनिवर्स में खाली जगह नहीं प्रेजेंट हो सकती है। तो उसी थ्योरी के डिसअप्रूव करने के लिए ये भी अपना वर्क कर रहे थे। तो उन्होंने, जो ऑटो वैन ग्यूरिक हैं, इन्होंने पहला वैक्यूम पंप डेवलप किया। वैक्यूम पंप इनके द्वारा डेवलप हुआ। उसके बाद जब वैक्यूम पंप का डेवलपमेंट हो गया, उसी वक्त 1656 में रॉबर्ट बॉयल और रॉबर्ट हुक, दो साइंटिस्ट थे, आपस में एक साथ कलीग थे, वर्क कर रहे थे। इन्होंने देखा कि एक इस तरीके का कुछ पंप डेवलप किया गया है कहीं पे, तो उन्होंने इसी के पंप का स्टडी की, इनके वैक्यूम पंप की स्टडी की, और इन्होंने इस वैक्यूम पंप की मदद से प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन डेवलप किए। तो जो रॉबर्ट बॉयल और रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने ऑटो वैन ग्यूरिक के द्वारा जो डेवलप किया गया था वैक्यूम पंप, इसी को बेसिक लेके, इसी के बेसिस पे प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम्स के रिलेशन डेवलप किए, जो कि आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेशर टेम्परेचर के, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के फॉर्म में। तो वो कुछ इसी वक्त में 1656 में डेवलप किए गए। इसके बाद 1697 में एक दूसरे साइंटिस्ट आए, टी सेवरी नाम से। इन्होंने पहला इंजन प्रपाउंड किया। इंजन, तो इन्होंने सबसे पहले इंजन के बारे में बताया कि इस तरीके से एक मशीन को अगर हम बनाएं, असेंबल करें, तो वो कुछ एक्सटर्नल पावर को प्रोड्यूस करती है। उस पावर को यूज करके डिफरेंट मशीन्स को रन किया जा सकता है। तो ये पहला इंजन के डिस्कवरी जो है टी सेवरी ने की थी। क्योंकि ये जो इंजन इन्होंने डेवलप किया था टी सेवरी ने, इसकी इफ़िशियंसी उतनी ज़्यादा नहीं थी। ज़्यादा इफ़िशियंसी के ना होने की वजह से इसका उस वक्त पे इतना यूज़ नहीं हो पाया। इसके बाद जे ब्लैक एंड जे वैट आए। जे ब्लैक और जे वैट, इन्होंने भी वर्क किया। ये ग्लासगो यूनिवर्सिटी में थे। जे ब्लैक वहाँ पे एक प्रोफेसर थे। ये ग्लासगो यूनिवर्सिटी अभी भी वर्क कर रही है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे ये उस वक्त में 1700s में या 1800s की शुरुआत में ये वहाँ पे प्रोफेसर थे जे ब्लैक। ये वर्क करते थे डिफरेंट हीट या थर्मल इंजन्स के रिलेटेड वर्क करते थे जे ब्लैक। उनके अंडर में ये जेम्स वॉट जो है, ये लैब टेक्नीशियन टाइप के थे, इंस्ट्रूमेंट बनाते थे। वो इनके अंडर में वर्क करना शुरू किए, ज्वाइन किए। और आप लोग जानते ही हैं इंजन का आविष्कारक कौन है, जेम्स वॉट। ये ऐसा ये जानते हैं, लेकिन जेम्स वॉट ने इंजन का आविष्कार, हाईली इफिशिएंट इंजन्स का आविष्कार किया, जो कि एक्चुअल में यूज किए जा सके हम लोगों के द्वारा। समझ में आई बात? तो इंजन का आविष्कार तो टी सेवरी ने किया, लेकिन वो इतने इनएफिशिएंट थे कि उनका यूज नहीं किया जा सकता था। उसके बाद जेम्स वॉट, जो जे ब्लैक के अंडर में वर्क कर रहे थे, उन्होंने हाईली इफिशिएंट इंजन्स, थोड़ा इफिशिएंसी बढ़ाई उसकी, तो अब ये यूज में आने लगे जेम्स वॉट द्वारा बनाए गए इंजन। इसके बाद 1824 में सैदी कार्नोट आए। सैदी कार्नोट एक पॉलिटेक्निक, फ्रेंच पॉलिटेक्निक है, वहाँ पे इन्होंने पॉलिटेक्निक की डिग्री ली। उसके बाद ये एक मिलिट्री इंजीनियर के तौर पे वर्क करने लगे।
इनका एक पेपर 1824 में आया, रिसर्च पेपर इन्होंने पब्लिश किया, उसका नाम है रिफ्लेक्शंस ऑन द मोटिव पावर ऑफ फायर। तो ये जो पेपर था यही बोला जा सकता है कि एक नींव की ईंट साबित हुआ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। तो इसीलिए इसी पेपर की वजह से इनको फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहा जाता है। सैदी कार्नोट को फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहा जाता है। तो सैदी कार्नोट में उस पेपर में क्या ऐसा बताया कि इनको इतना बड़ा दर्जा दिया गया? इन्होंने उस पेपर में जो बेसिक चीजें हैं आज हम लोग बेसिक करिकुलम में पढ़ रहे हैं उसके बारे में ही डिफाइन किया था, लेकिन आज से 200 साल पहले। तो इन्होंने हीट, वर्क और एनर्जी का इंटर कन्वर्जन और इंटरेक्शन कैसे होगा इसके बारे में कुछ डिस्कशन किया था अपने पेपर में। साथ साथ में एक ऐसी साइकिल के बारे में डिस्कशन किया था जिसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा है, जिसे कि हम लोग आज कार्नोट साइकिल के नाम से जानते हैं, जो इन्हीं के नाम पे पड़ी हुई है, सैदी कार्नोट के नाम पे। तो जिसको इसके बारे में कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ना है वो नेक्स्ट वीडियोस और दूसरी वीडियोस हैं हमारी, उनसे इसके बारे में डिटेल में स्टडी कर सकता है। इसके बाद 1850s में डिफरेंट साइंटिस्ट टाइप और ढेर सारे साइंटिस्ट थे, रैंकाइन हैं, क्लॉसियस हैं, थॉमसन हैं, जो अलग अलग जगह पे वर्क कर रहे थे। उन्होंने ही उन्हीं के कोलैबोरेशन से फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास आए, डेवलप हुए फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जिन्हें फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और जो दो और लॉ हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डिटेल स्टडी करनी है, वो दूसरी वीडियोस हमारी चेकआउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आसानी से, इसमें हिंदी में समझाया गया है, समझ सकते हैं। इसके बाद हमारे 1850 के बाद 1873 में एक साइंटिस्ट आए, JW गिब्स ने भी डिफरेंट थ्योरीज प्रोपाउंड की। इन्हीं के द्वारा गिब्स फंक्शन के बारे में हमें बताया गया, जिससे कि हम फिजिबिलिटी के बारे में जान सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो वो फिजिबल कब होगी, कब फिजिबल नहीं होगी। कोई भी चीज़ें थर्मली एक तरफ हीट का फ्लो होगा कि दूसरी तरफ हीट का फ्लो होगा, कुछ इससे रिलेटेड इन्होंने गिब्स ने हमें थ्योरी प्रोपाउंड। आफ्टर दैट पियर ड्यूहेम ने वर्क किया, ये भी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क किया। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स डील करता है ऐसे रिएक्टिंग सिस्टम्स में जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा है उनमें रिएक्टिंग सिस्टम्स नहीं थे, एक इक्विलिब्रियम पे, थर्मल इक्विलिब्रियम पे सिस्टम पहुँच रहे थे विदाउट एनी रिएक्शन। यहाँ पे जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है इसमें रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद वो एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे पहुँचते हैं। तो उस पर कुछ वर्क किया पियर ड्यूहेम के बाद उसी वक्त पे 1906 से 1912 तक वॉल्टर नर्स्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने वर्क किया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। वॉल्टर नर्स्ट की बहुत ढेर सारे इक्वेशंस भी हैं। नर्स्ट इक्वेशन है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे जिन्होंने वर्क किया है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इनका बहुत ढेर सारा वर्क है, योगदान है। उसके साथ साथ इन्होंने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे भी वर्क किया है। आफ्टर दैट इन 1931, अराउंड 1931 R.H. फाउलर केम। R.H. फाउलर ने ये नाम दिया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ पहले ही आ चुके थे। तो और ये जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये डील करता है बेसिक क्वांटिटी टेम्परेचर पे। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लॉ तो हीट, वर्क जो कि आगे की बातें हैं उनको डील कर रहे थे। तो कुछ इसी वजह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लॉ के नाम पहले पढ़ चुके थे, और जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था जो टेम्परेचर पे के बारे में बता रहा था, इसलिए इसको ऐसा नाम दिया गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ना कि फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया गया, क्योंकि ये एक बेसिक क्वांटिटी थी जो कि डिफाइन कर रही थी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लॉ को। सबसे बाद में आया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इससे ये पता चलता है आप लोगों को। इसी वक्त में वर्क हो रहा था गिलबर्ट लिविस एम रैंडल जो साइंटिस्ट हैं, और भी इनके साथ कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क किया आगे चलकर मैथमेटिकल मॉडल्स फॉर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के मैथमेटिकल मॉडल्स डेवलप किए। इसके आगे भी और डेवलपमेंट होते रहे थर्मोडायनेमिक्स में, जो कि आजकल मॉडर्न थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े जा रहे हैं। फिलहाल हम लोगों के क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में कुछ इतने ही वर्क है जिसको हम लोग करिकुलम में पढ़ते हैं। थैंक यू।